नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसका ड्राफ्ट पिछले वर्ष 2019 में हम लोगों के सामने आया था, उसे इस वर्ष 29 जुलाई 2020 अर्थात परसों जो है कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसे मंजूरी मिलने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर आप लोग इस नीति के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, इस पर चर्चा सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं। एक शिक्षक हूँ मैं और उनकी यह लगातार मांग है कि सर एक वीडियो जो है इस टॉपिक पर बनाया जाए, और उनके मांगों के चलते मैं आप लोगों के बीच इस वीडियो को लेकर हूँ और बिल्कुल ही सरल आसान भाषा में मैं आप लोगों को ये शिक्षा नीति क्या है, क्या बदलाव होने वाली है, किस तरह यह लागू होगी और इसके लागू होने के उपरांत क्या चेंजिंग आएंगे, मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं चर्चा के बिंदु को जो है लिखा हूँ। पहला पॉइंट जिस पर मैं चर्चा करूँगा वो है एनपीई और एनसीएफ का परिचय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। दूसरा है एनपीई के बाद शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आएंगे। तीसरा है एनपीई के बाद शिक्षक शिक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया में क्या बदलाव होगी। और चौथा है कि एनपीई कैसे लागू हो। ये 4 पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं और आज का जो यह वीडियो है इसी 4 पॉइंट पर जो है आपको केंद्रित रहेगा। मैंने ऊपर लिख दिया है परिचयात्मक। तो एनपीई पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आपको यह परिचयात्मक लेक्चर है, परिचयात्मक चर्चा है, परिचयात्मक वीडियो और भी वीडियो मैं इस टॉपिक पर आप लोगों को दूंगा, क्योंकि बहुत आसान नहीं है केवल 24 या 36 घंटे में इसको पूरी तरह पढ़ जाना और समझ जाना। वैसे ज्ञाता आपको बहुत सारे परसों से ही अपने प्रवचन जो है वो दे रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मैं बता दूं कि इस ड्राफ्ट का जो इंग्लिश एडिशन है वो आपको 484 पेज का है और जो हिंदी एडिशन है वह 686 पेज का है। ठीक है। और इस ड्राफ्ट में कुल मिलाकर आपको 23 अध्याय है, 23 चैप्टर है। तो इसको इतने कम समय में मैं आद्योपांत अभी तक पढ़ भी नहीं पाया हूँ, समझने की बात दूर है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको इस वीडियो में इस ड्राफ्ट के बारे में सारी चीज़ें बता दूँगा। हाँ, आप लोगों को इसका जो एक कॉमन कंसेप्ट है वो इसके द्वारा आ जाएगी और फिर आगे जब मैं वीडियो आप लोगों को दूंगा चैप्टर वाइज, तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। ठीक है। तो चलिए एनपीई और एनसीएफ का परिचय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। देखिए यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, एक एनपीई लिखे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको कि आप लोग परसों से सुन रहे हैं, और दूसरा शब्द हमने एनसीएफ लिखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है।
ये दो शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है। अभी आप सुन रहे होंगे एनपीई को जब मंजूरी मिली है तो जो कैबिनेट ब्रीफिंग हो रही थी परसों शाम में, तो उसमें कहा गया कि इस एनपीई के तुरंत बाद जो है एनसीएफ पर काम शुरू हो जाएगा और फिर जब एनसीएफ पर काम खत्म होगी, एनसीएफ तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद जो है फिर आपको सिलेबस और टेक्स्ट बुक जो है उस अनुरूप लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए समझना जरूरी है कि ये एनपीई और एनसीएफ क्या है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सारा कुछ समाहित होता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक व्यापक अवधारणा है जिसमें शिक्षा से जुड़े हुए सारा चीज समाहित होता है। और जो शिक्षा नीति होती है उस पर उस देश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि जो मान्यताएं हैं उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। कहा भी गया है यदि आपको किसी देश को बदलना है तो सबसे पहले उसके शिक्षा नीति में आप उस अनुरूप बदलाव कर दीजिए जिस अनुरूप आप उस देश के नागरिकों को बनाना चाहते हैं। आप लोग बार बार चर्चा में सुनते होंगे 1835 ईस्वी में मैकाले के द्वारा एक शिक्षा नीति लाई गई थी और हमारी शिक्षा व्यवस्था यदि हम कहें तो अब तक यानी वर्तमान तक मैकाले की उस शिक्षा नीति के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। और मैकाले की उस शिक्षा नीति का केवल एक ही उद्देश्य था कि भारतीयों को इतना पढ़ा देना जिससे कि वह अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो मूल्य है उनको भूल जाए और इतना वह पढ़ लिख ले जिससे कि अंग्रेजों को यहाँ अपनी ऑफिस चलाने के लिए क्लर्क मिल जाए। ठीक है, खैर ये तो इतिहास की बात हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी शिक्षा नीति किस तरह की हो, इस पर जो है चर्चा प्रारंभ हुई। बीच में आपको बहुत सारे आयोग आए, राधा कृष्णन आयोग, मुदानियर आयोग, लेकिन मैं इस वीडियो में उतनी चर्चा नहीं करूंगा। जो सबसे फेमस आयोग हुआ वह 1964 में गठित कोठारी कमीशन हुआ, कोठारी आयोग। ठीक है, और न्यायमूर्ति दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में यह कोठारी आयोग जो है वो आपको गठित हुआ था। और कोठारी आयोग ने 2 वर्षों के बाद 1966 ईस्वी में अपनी जो है संस्तुति प्रस्तुत की, अपना प्रतिवेदन सरकार के सामने प्रस्तुत किया। और कोठारी आयोग ने जितनी संस्तुतियां की वो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर के थी। कोठारी आयोग ने सार्वजनिक शिक्षा को व्यापक बनाने पर क्या दिया, जोर दिया। उन्होंने भाषा नीति पर भी अपने विचार रखे। आज जैसे कहा जा रहा है कि 2020 की जो आपको शिक्षा नीति आई है कि इसमें जो है 1 to 5 के लिए क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की व्यवस्था इस नीति में की जाएगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, लेकिन यह बात आपको कोठारी ने 1966 में ही कह दी थी, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया है। और भाषा का प्रभाव कितना पड़ता है, ये जो अंग्रेजी माध्यम के प्राइमरी एजुकेशन में आपको हो सकता है कि कुछ को खराब लगे, मैं सारे स्कूलों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो आपको उग रहे हैं और ये जिस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं वह कभी भी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है और नहीं कर पाएगी।
प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो। तो कहा तो यह गया था आपको 1966 में, लेकिन अभी तक हर एक जो आपको नीति और मसौदा, इसके बाद चाहे वह 1968 की शिक्षा नीति हो कि 1986 की शिक्षा नीति हो कि बीच बीच में जो एनसीएफ आया, सब में इस बात की चर्चा की गई, लेकिन हुआ इसका उल्टा। प्राइमरी एजुकेशन में आपको विदेशी भाषा अंग्रेजी का जो प्रसार है वो लगातार बढ़ते गया है। तो अब ये 2020 की जो शिक्षा नीति आई है, इसके बाद क्या बदलाव होंगे, ये तो भविष्य की बात है, देखा जाएगा। खैर 1966 में आपको कोठारी कमीशन आया और इस कमीशन के संस्तुतियों के आधार पर पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1968 ईस्वी में, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उस समय आपको 1968 ईस्वी में पहली बार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई तो इस नीति के अनुकूल करिकुलम जो है पहली बार 1975 में बना। तो अब आपके मन में ये आएगा कि सर ये करिकुलम क्या है। तो देखिए, करिकुलम जो होता है, पाठ्यचर्या जो होता है, वह स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होनी है, चाहे वह पढ़ाई से जुड़ी हुई हो या अन्य जो भी आपको को एजुकेशनल एक्टिविटीज है, सह शैक्षिक गतिविधि है ना, तो स्कूल में जो भी शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधि होनी है, उनका जो एक फ्रेमवर्क है, जो निर्देश है, वह किस दस्तावेज में होता है? एनसीएफ में होता है। और एनपीई व्यापक है, उसके आधार पर एनसीएफ तैयार होती है और एनसीएफ के आधार पर सिलेबस तैयार होती है और सिलेबस के आधार पर बुक तैयार होती है। तो 68 में आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और 75 में क्या आया? पहली बार एनसीएफ आया। ठीक है, चलिए वो चलता रहा। फिर 68 के बाद 12/6/18 यानी 1986 ईस्वी में इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, और उनके कार्यकाल में आपको 1986 ईस्वी में दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जो अभी तक चल रही है, यानी परसों तक चल रही थी, जब कैबिनेट को मंजूरी नहीं मिली तब तक, यानी 34 वर्षों से यह 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति चली आ रही है। हालांकि इसमें आपको संशोधन 1992 में किया गया था। अब यह 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो जब भी शिक्षा नीति आता है तो फिर चेंज करना होता है किसको? करिकुलम फ्रेमवर्क को, एनसीएफ को। तो 86 में जब आई तो 88 में 2 वर्ष के बाद जाकर के दूसरी बार एनसीएफ क्या हुआ? तैयार हुआ। अब शिक्षा नीति तो वही चलती रही, लेकिन एनसीएफ जो है बीच बीच में बदलता रहा। कब कब बदला? एक बार आपको 2000 में बदला और एक बार 2005 में बदला। 2005 का जो एनसीएफ है वो लेटेस्ट एनसीएफ है, जो अभी तक चली आ रही है। बीच में आपको एक और महत्वपूर्ण विधेयक आया, आरटी राइट टू एजुकेशन, वो आपको 2009 में बना था, 2010 में लागू हुआ था, वो आरटी आई। और उसके बाद फिर यहाँ पर 2020 में आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। ठीक है, तो ये तो शिक्षा नीति और यानी एनपी एनसीएफ उनका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं एनपीई 2020 जो आई है उसके ड्राफ्ट पर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये एनपीई 2020 मसौदा इसका 2019, लेकिन यह आपको कैबिनेट से मंजूरी इसको 2020, इसीलिए हर जगह मैंने 2019-20 लिखा। ठीक है,
तो ये एनपीई जो 2020 है, ठीक है, तो इसको लेकर चर्चा वैसे शुरू हो गई थी। आपको 2014-15 में ही आप लोग नाम सुने होंगे टीवी पर, सुब्रमण्यम कुछ था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उसको ठंडे बस्ती में डाल दिया गया। फिर के कस्तूरी रंगन जो एक वैज्ञानिक है, तो उनकी अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन हुआ और इन्होंने आपको एनपीई 2020 का ड्राफ्ट किया। के कस्तूरी रंगन, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो इसको याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता में आपको ये मसौदा आया है, ठीक है। तो अब है कि एनपीई के बाद शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या बदलाव हो जाएंगे। तो देखिए, आप लोग परसों से ही टीवी पर, सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में यही सुन रहे हैं कि एनपीई 2020 में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या बदलाव करने की बात की गई है। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि इससे आपको एनपीई 2020 का जो ड्राफ्ट है उसमें केवल पेडागोजिकल स्ट्रक्चर को, शैक्षिक संरचना को जो है रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है, पुनर्व्यवस्थित करने की बात की गई है। लेकिन विद्यालयों और महाविद्यालयों की जो भौतिक संरचना है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें किसी तरह के बदलाव की बात नहीं की गई। मतलब पाठ्यक्रम बदलेगा, सिस्टम बदलेगा एजुकेशन का। पहले 10+2 सिस्टम था 1986 की नीति के अनुसार, वो सिस्टम अब 5+3+3+4 हो जाएगी। तो जो भी चेंजिंग होगा वो आपको पेडागोजिकल या एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन होगा ना। जो भी आपको विद्यालय की भौतिक संरचना है न, उसमें आपको कोई बदलाव नहीं करने की बात इस ड्राफ्ट में की गई है। और इस ड्राफ्ट में आपको स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। इस ड्राफ्ट में आपको वही 5+3+3+4 की बात की गई है। इस ड्राफ्ट में आपको जो है एनटीए की बात की गई है। इस ड्राफ्ट में आपको जो है ग्रेजुएशन का जो पीरियड है वह 3 और 4 साल करने की बात की गई है ना। तो ढेर सारे इसमें आपको बदलाव हैं, ठीक है। तो वो आप परसों से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो हमको लगता है कि बहुत कुछ वो आप समझ गए होंगे। और वैसे भी ये परिचयात्मक चर्चा है। इसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आऊँगा इस पर। तो इन सारे बिंदुओं पर जो चेंजिंग होने जा रहे हैं और किस तरह ये चेंज होगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों के बीच रखूँगा वीडियो के माध्यम से। देखिए, चूँकि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अभी बीएड कर रहे हैं या बीएड कर लिए या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत सारे हमसे जुड़े हुए हैं और उसकी चिंता सबसे अधिक इसी बात को लेकर है कि सर इसके बाद जो शिक्षक शिक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया है इसमें क्या बदलाव आएगा। देखिए, शिक्षक शिक्षा अब 4 वर्षीय बीएड की बात की जा रही है, लेकिन अभी जो आपको ग्रेजुएट है उसको 4 वर्ष में नहीं जाना है। ये 2 वर्षीय बीएड जो अभी चल रही है ना, वो 2030 तक चलती रहेगी। हाँ, वो भी आएगा आपको, वो भी इंटर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोर्सेज जो अभी जिस मॉडर्न में चल रहे हैं वो एकाएक बंद हो जाएंगे, तो वो चलता रहेगा, ठीक, और उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। अब डीएलएड खत्म होगा, केवल बीएड होगा, ठीक है। तो वो सारी बातें मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। देखिए, इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि अब जो है समाज के जो योग्यतम व्यक्ति हैं
तो उनको शिक्षक के रूप में चुनकर लाने का प्रयास होगा इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। सैद्धांतिक तौर पर जो लिखी गई, अब व्यवहार में क्या होगा कहना कठिन है, ठीक है। और यदि चुन करके भी उस तरह के लोग तभी आकृष्ट होंगे, तभी इसमें आएंगे जब उसको बेहतर जो वेतन है और अन्य सुविधाएं हैं वो दी जाएगी, ठीक है। हम लोग IIT 2009-10 के अधीन TET उत्तीर्ण कर, और हम लोगों की जो स्थिति है बिहार में वह शिक्षा मित्रों से भी क्या है बदतर है, जो कि डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ के द्वारा आई थी। तो वो क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें ये कहा गया है आपको कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। अब जो है इसमें ये कहा गया कि NTA की बात की गई है, तो अभी तो जो आपको ग्रेजुएट है जो कर रहे हैं तो उसको तो NTA नहीं करना होगा। तो TET जो आप लोग सेंट्रल और स्टेट लेवल पर होती है, तो इस TET को कठोर बनाने की बात की जा रही है। अभी जितना कठोर है इससे अधिक कठोर बनाने की बात की जा रही है। अभी जो TET होता है उसमें पेडागोजिकल इश्यूज ज़्यादा रहता है, वो आपको 90 होता है, और जो कंटेंट है सब्जेक्ट का उसका केवल योगदान उसमें 60 का होता है, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पेडागोजिकल होते हैं। लेकिन ये जो आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें यह कहा गया है कि TET की जो संरचना है उसमें चेंजिंग लाया जाएगा, उसको इससे और थोड़ा सा कठोर बनाया जाएगा। एक बात यह कही गई है। दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि अब जो है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं ऐसे शिक्षकों के लिए भी TET क्या होगा अनिवार्य होगा, उसको भी TET हर हाल में करना होगा। तीसरी बात इसमें कही गई है कि TET के बाद आपको जो है नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जा सकती है, और इसमें जो चयनित होंगे उनको जो है इंटरव्यू या नहीं तो अपना डेमो क्लास विद्यालय में जाकर देना होगा स्थानीय स्तर पर। वो अंक भी उसके मेधा में जुड़ेगा, तब उनकी क्या होगी नियुक्ति होगी। कहने का मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया को जटिल बनाया जाएगा। और ये इंटरव्यू वाली बात कितनी सक्सेसफुल और फेयर होगी ये तो भविष्य के गर्त में, ठीक है। अब है सबसे अंतिम पॉइंट कि NPE कब और कैसे लागू होगी, ठीक है। देखिए NPE का जो भी लक्ष्य है, तो कुछ लक्ष्य ऐसा है, जैसे आपको NCF बनाने की बात है तो कहा गया कि 2020 में ही यह काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। पैरा टीचर को नहीं नियुक्त करना है, पैरा टीचर की व्यवस्था खत्म करनी है, तो वो होगा 2022 तक। प्री प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाया जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर नर्सरी LKG UKG 1-2 का आया है फाउंडेशन वाला, तो उसके लिए 2025 तक समय सीमा क्या की गई है निर्धारित की है। कुछ लक्ष्यों के लिए 2023 तक समय सीमा निर्धारित की गई, ठीक है। देखिए नीति बनकर तैयार हो गई, इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका वो कठिन होगा, चुनौतीपूर्ण होगा, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होंगे। सारा कुछ ऐसा नहीं है कि नीति आई आज आया कल से ये सारा बदलाव हो जाएगा, इसी सेशन से 4 वर्ष वाला कोर्स जो है BA हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। और अभी जो खास करके स्टूडेंट है जो CTET की तैयारी कर रहे हैं या B.Ed 19-21 में नामांकित है, उनसे मेरा कहना होगा कि आप लोग यह कोशिश करें कि जो TET होने जा रही है, क्योंकि 1 से 2 TET ही अब इस सिलेबस के आधार पर होगी, इसके बाद सिलेबस आपको चेंज होगा, वह थोड़ा सा फिर नया रहेगा, 1 आध साल उसको समझने में लगेगा। तो आप लोगों को चाहिए कि अभी जो सिलेबस है और जो ये अभी जुलाई वाले का देखिए कब एग्ज़ाम होता है, फिर एक और एग्ज़ाम कम से कम जो है ये पुराने सिलेबस के आधार पर होगी, क्योंकि जब तक नया NCF तैयार नहीं होगा तब तक नया सिलेबस भी TET का नहीं आ सकता। तो जो ये 1-2 एग्ज़ाम होती है तो आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग इसमें उत्तीर्ण हो जाए, जिससे कि नया वाला जो TET का
फिर सिलेबस आएगा, तो उसकी तैयारी की झंझट हम लोगों को नहीं। देखिए, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बहुत इसमें अच्छी बातें हैं, ठीक है, जो प्रथम दृष्टिया हमको लगा। अब ये कितनी व्यवहारिक हो पाती है, इसका इम्प्लीमेंट किस तरह हो पाता है, इस पर सोचने का है, कार्य करने का है सरकारों को, और देखिए कैसे होता है। वैसे ये मैंने आप लोगों को केवल एक ढांचा जो है, या कहा जाए कि इंट्रोडक्शन एनपीई 2020 का इस वीडियो में बताया, और आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि यदि आप लोगों को ये इच्छा होगी तो मैं और भी वीडियो ला करके आपको एनपीई एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा, ठीक है। और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से एजुकेशन पॉलिसी को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई इसमें अदर अभिभावक और भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी यह ज़रूरी है, क्योंकि उनके बच्चे कल इसी व्यवस्था में आएंगे। अंत में एक रिक्वेस्ट, जो अभी तक देखे हैं अंत में, तो उनसे मेरा कहना होगा कि आप लोग वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कर दें विभिन्न ग्रुपों में, जिससे कि एक जानकारी का जो प्रवाह है, ज्ञान का जो प्रवाह है, वो बनेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।